मोदी जी की ये सोच है कि किसी न किसी तरह इस रेजिमेंट व्यवस्था को मैं ख़त्म करूं। हमारी जाट रेजिमेंट जिसको हम समाते हैं, चाहे सिख रेजिमेंट हो चाहे दूसरी हमारी जो भी रेजिमेंट है, जहाँ जिनका इतिहास आज 62, 65, 71 और जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले भी इंडियन आर्मी का जो रुतबा था उसमें हमारी रेजिमेंटों को हमेशा याद किया जाता है। और हमारी रेजिमेंट जहाँ भी रहती है वो कभी झुकती नहीं है, दुश्मन को मोर्चे से हटा के ही दम लेती है। सर जय हिंद। कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय निकाला है। कर्नल सोडी सर, एक बहुत ही गंभीर विषय पर आज मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि 2 से 3 ऐसी खबरें उड़ रही हैं हवा में। अफवाहें नहीं कहूंगा मैं, खबरें इनको कहूंगा, जिन पर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। दरअसल जो खबरें आ रही हैं सामने, और एक तो माननीय सांसद ने भी, हनुमान बेनीवाल ने इस पर बयान दिया है कि मोदी गवर्नमेंट अग्निवीर स्कीम के बाद जो है, जो रेजिमेंटल इशू रेजिमेंट है हमारी, उन्हें खत्म करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिख हैं, जाट हैं, राजपूत हैं, मराठास हैं, वो स्पेसिफिक एरिया से आते थे। अब इन रेजिमेंट को एक मिक्सचर किया जाएगा कि कोई भी इन रेजिमेंट के अंदर आ सकता है। क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? और अगर ऐसा होने जा रहा है तो ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा सर? राजेश जी, हमें याद होगा जब जून 2022 में अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ था, उसके कुछ हफ्ते के बाद हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जी ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि भारतीय सेना में रेजिमेंटेशन नहीं खत्म होगी। और हमने देखा है कि उसके बाद कई अग्निवीर के बैच रिक्रूट हुए और जो जो वो अपने रेजिमेंट्स में गए, जैसे जैसे रेजिमेंट की कॉम्पोजिशन थी। लेकिन जिस तरह से ये कुछ बातें उड़ रही हैं, मेरे अपने व्यक्तिगत राय में भारतीय सेना को रेजिमेंटेशन के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो रेजिमेंटेशन है ये अंग्रेजों का देन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे, ये रेजिमेंटेशन तो अंग्रेजों के आने से पहले भी थी। चाहे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, चाहे महाराजा रंजीत सिंह थे, चाहे हमारे साउथ के बड़े बड़े राजा महाराजा थे, सबकी जो सेनाएं थी वो उस जगह से लोगों को लेती थी। तो जो जब अंग्रेज आए, अंग्रेज ने देखा कि इन सेनाओं की ताकत क्या है, कि ये जो लोग हैं ये एक प्रांत से आते हैं, उनके खाने पीने का, पहनने का जो पूरा तरीका है वो सेम है। तो इनके अंदर की जो ये यूनिटी है, जो अलग अलग चीजों से यूनिटी आ रही है, इसको अंग्रेजों ने बेखूबी इस्तेमाल किया और उन्होंने इसको औपचारिक तौर से रेजिमेंटेशन का नाम दिया। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया, ये तो अंग्रेजों के आने से पहले भी ये चीजें थी जो रेजिमेंटेशन की जो बात हम करते हैं। दूसरी चीज राजेश जी जो वो बहुत महत्वपूर्ण है, कि आज चीन हमसे 30 साल यानी 3 दशक आगे है सैनिक तैयारी में। अगर पाकिस्तानी सेना का भी पलड़ा चीन के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तानी सेना भी एक व्यावसायिक सेना है, कोई वो आतंकवादी संगठन नहीं है, वो भी एक व्यावसायिक सेना है। तो चीन पाकिस्तान का जो जोड़ का वो लिथैलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है बनस्पत भारत की सैनिक तैयारी के। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है, हमारा एडवांटेज है कि बेशक हम चीन से तकनीकी तौर पे पीछे हैं, लेकिन हमारा बड़ा एडवांटेज है हमारे सैनिक। हमारे सैनिक इतने मोटिवेटेड हैं, और उसका जो एक मुख्य कारण है रेजिमेंटेशन। और क्यों, मैं 2 मिनट आपके दर्शकों को समझाना चाहूंगा। राजेश जी, जब हम किसी भी रेजिमेंट का एग्जाम्पल लें, चलिए हम मराठा लाइट इन्फेंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें जितने सैनिक हैं उस बटालियन के, उस इन्फेंट्री रेजिमेंट के, वो सारे महाराष्ट्र प्रांत से आते हैं। अब क्योंकि सारे एक ही प्रांत से आते हैं, वो अंदरूनी तौर से भी एक दूसरे को किसी ना किसी तरीके से जानते हैं, कोई ना कोई उनका रिश्तेदार दोस्त दूसरे के गांव में है, तो जो उनका मेल मिलाप है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर एक सैनिक कभी कोई गलत काम करता है या सोचता भी है, वो 50 बारी दिल में सोचता है कि अगर मेरे गांव वालों को पता चल गया तो क्या होगा। तो ये जो एक बड़ी फीलिंग होती है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है सैनिक शक्ति के लिए। और तभी सैनिक, अगर हम कंपेयर करें सेना में इनडिसिप्लिन और सिविल में इनडिसिप्लिन, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि सेना का जो सैनिक है वो अमूमन तौर पे कभी इनडिसिप्लिन नहीं होगा, कोई एक आधा होगा लेकिन वो बहुत कम होंगे बनस्पत सिविल में अगर हम देखें। क्योंकि ये जो रेजिमेंटेशन है, एक तो उसका मैंने बताया, दूसरा कई हमारे सैनिक हैं जो कि अपने पिताजी की रेजिमेंट में आए हैं, तो उनके ऊपर एक मैं कहूंगा एक जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपने पिताजी के रेजिमेंट में वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि रेजिमेंट को या सेना को कोई का बुरा नाम हो। मैं खुद आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैं 7वीं पीढ़ी का सैनिक हूं और बॉम्बे सैपर्स कोर ऑफ इंजीनियर में 3री पीढ़ी का मैं अफसर हूं। तो मेरे जो सारे फोर फादर्स हैं, मेरे जो सारे पहले की पुश्तें हैं वो सेना में थी। तो जब मैं सेना में आया, एक तो लगन से आया और एक मेरे अंदर तो वो फीलिंग भी थी कि मैं अपने पिताजी के रेजिमेंट में जा रहा हूँ, मेरी इतनी पुश्तों ने सेना में नौकरी की है। तो ये जो चीजें होती हैं ये बहुत प्रैक्टिकल होती हैं और ये चीजें सेना की शक्ति में बढ़ाने का काम करती हैं। तो अगर ऐसे कोई बातों में तथ्य है कि रेजिमेंटेशन को खत्म किया जा रहा है या इसके बीच में के ऊपर सोच विचार हो रहा है, मेरी तो दरखास्त यही रहेगी, इसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम राजेश जी कोई भी युद्ध में लें जहां पे हमारे सेना के सैनिकों ने, जेसीओ ने, अफसरों ने बिना सोचे, बिना अपनी जान के परवाह किए देश के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, बिल्कुल सर। तो हम समझेंगे कि उनके पीछे एक ताकत थी। वो ताकत थी देश, वो ताकत थी सेना, वो ताकत थी रेजिमेंटेशन। जी। और मैं एक एग्जांपल यहां देना चाहूंगा, और मैं गलत सेंस में नहीं दे रहा हूं ये दर्शक, क्योंकि कई आपके दर्शक सैनिक भी हैं, भूतपूर्व सैनिक भी, तो मेरे को गलत ना समझे, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं जो मैंने अपनी सर्विस में देखा है। देखिए, हम सारे जानते हैं सेना में 3 प्रमुख अंग हैं, आर्म्स, सपोर्टिंग आर्म्स और सर्विसेज। आर्म में हम जानते हैं कि इन्फेंट्री है, आर्मर्ड कोर है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है। सपोर्टिंग आर्म्स में इंजीनियर्स है, आर्टिलरी है, एयर डिफेंस आर्टिलरी है। अब ये जितने आर्म्स और सपोर्टिंग आर्म्स हैं, इन सब में रेजिमेंटेशन है जी। यानी कि फिक्स्ड कंपोजिशन है कि जवान किस सूबे किस प्रांत से आएंगे। लड़ाई में ये जो आर्म्स होती हैं, फाइटिंग आर्म्स, कॉम्बैट आर्म, ये सबसे आगे जाती हैं, सपोर्टिंग आर्म्स उन्हें सपोर्ट करती हैं और सर्विसेज पीछे से लॉजिस्टिकल सपोर्ट देती हैं। हम बिना गुस्सा हुए, बिना कोई बात को दूसरे सेंस में लेते हुए, जो भी आपके दर्शक सैनिक हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, अपने दिल से पूछें, क्या एक कॉम्बैट आर्म, सपोर्टिंग आर्म और सर्विसेज के सैनिक में फर्क है परफॉर्मेंस में? जवाब आपको खुद मिल जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि जो मैंने शुरू में कहा, जो रेजिमेंटेशन है, जैसे कॉम्बैट आर्म्स में, सपोर्टिंग आर्म्स में है, तो ऑब्वियसली उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अलग लेवल की है। मैं ये नहीं कह रहा कि सर्विसेज की परफॉर्मेंस नहीं है, वो अपने जो उनका मैंडेट है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मेरा पूरा नमन और सलाम सारी सर्विसेज को। लेकिन हमें एक डिस्पैशनेट, बिना भावुक हुए, हमें एक नजरिए से देखना होगा कि जब लड़ाई में हमने दुश्मन से लड़ना है, तो क्या हम इन्फेंट्री की टुकड़ी को आगे करना चाहेंगे, क्या हम आर्टिलरी के गनर्स को तोपों के साथ आगे करेंगे, क्या हम इंजीनियर्स के माइनर्स को आगे करेंगे, या हम उन टुकड़ियों को करेंगे जिसमें रेजिमेंटेशन नहीं है? हमें जवाब खुद मिल जाएगा। जी। बस एक पॉइंट आप अक्सर चर्चा करते हैं और अक्सर आपके मुंह से वो निकलता है, मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि जो चीज टूटी नहीं है उसको जोड़ने की कोशिश क्यों करनी है। और जब सेम वही चीज आज भी हो रही है कि जब हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम दुश्मन को हर फील्ड में मात दे रहे हैं, और इन्हीं सैनिकों की वजह से आज हमने नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी को खत्म किया, इन्हीं सैनिकों की वजह से आज हम जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को खत्म कर पाए, पंजाब में मिलिटेंसी को खत्म किया। तो छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। आपने 1971 वॉर जीता, कारगिल वॉर जीता, 65 का वॉर जीता आपने, तो ये इन लोगों की वजह से ही हुआ है। और मैं इस चीज से बहुत एग्री करता हूं कि जब आप एक रेजिमेंट के अंदर हैं तो वो नाम नमक निशान की जो एक खून में होता है कि मेरी रेजिमेंट पे दाग ना लग जाए, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है सर।
राजेश जी, आपने सही कहा। रॉबर्ट एटकिंसन की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, डोंट फिक्स एनीथिंग विच इज इन ब्रोकन, यानी जो चीज टूटी नहीं उसकी मरम्मत करने की जरूरत क्यों है। अक्टूबर 2022 में जर्मन की कंपनी स्टैटिस्टा ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें स्टैटिस्टा ने कहा कि दुनिया के सबसे अव्वल सेना भारतीय सेना है। तो जब हम ऑलरेडी दुनिया की अव्वल सेना है, आपने कई युद्धों के नाम लिए जहां पे हम हमेशा विजय होकर निकले हैं, तो हमें अब ऐसी जरूरत क्यों है कि हम इतने बड़े चेंज को लाएं जो कि बुनियादी ढांचा है। हथियार आने, तोपों का कैलिबर चेंज होना, टैंकों का मेक चेंज होना, माइंस में जी असला बारूद ज्यादा कम होना, ये सारी डेवलपमेंटल चीजें हैं। लेकिन जो सैनिक है वो तो हमारा बुनियादी ढांचा है। जैसे बिल्कुल सर। बिल्डिंग की जो इमारत की जो ताकत आती है उसके फाउंडेशन से आती है, उसकी बुनियाद से आती है। तो हमारी जो सेना की बुनियाद है वो तो हमारे सैनिक हैं, और हमारे सैनिकों की जो बुनियाद है वो रेजिमेंटेशन है। तो हम बुनियाद के साथ क्यों हम सोच भी रहे हैं, करना तो दूर की बात है, हम इसके बारे में सोच भी क्यों रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, रॉबर्ट एटकिंस की बात में बहुत दम है। जो चीज टूटी ही नहीं उसकी मरम्मत करने की जरूरत क्या है। हमें इस वक्त जरूरी है इन चीजों पे ध्यान नहीं देना। हमें जरूरी है इस वक्त अपनी टेक्नोलॉजी पे बिल्कुल सर। हमें एडवांस करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सारी टाइमलाइंस हैं वो साफ दर्शा रही हैं। 2035 में पाकिस्तान चीन मिलकर भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। चीन हमसे ऑलरेडी 3 दशक आगे है तकनीकी तैयारी में, सैनिक तैयारी में। हमें उन चीजों पे फोकस करना चाहिए। ये चीजें बुनियादी हैं, बुनियाद के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और आई होप ऐसा ही होगा। ये जो खबरें फैल रही हैं ये अफवाहें हैं, हों साबित हों, यही इस देश के लिए अच्छा होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जय सोढ़ी सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने इस पहलू को समझाया। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद।